सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान सुरेश प्रभु जी, जिनके नेतृत्व में 40 सदस्यों ने अनेक स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद कर एक प्रकार से परिपूर्ण और दूरदर्शी सहकारिता नीति की सहकारिता क्षेत्र को भेंट देने का काम किया है। मेरे साथी मंत्री श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर, श्री मुरलीधर महल, डॉक्टर आशीष भूतानी, सचिव सहकारिता, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले सभी सहकारी बंधुगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज भारत सरकार की सहकारिता नीति 2025 का अभी विमोचन हुआ है। अगर मुझे ठीक याद है तो 2002 में पहली बार भारत सरकार सहकारिता नीति लेकर आई थी। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। श्री अटल जी उस सरकार के प्रधानमंत्री थे और आज 2025 में आजादी के बाद दूसरी सहकारिता नीति भारत सरकार लेकर आई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री। इस बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो पार्टी का दृष्टिकोण, जो सरकार का दृष्टिकोण भारत को समझता है, भारत के विकास को समझता है और भारत के विकास के लिए जरूरी सभी चीजों को समझता है, वो ही सहकारिता क्षेत्र को महत्व दे सकता है। मित्रों, सुरेश प्रभु जी ने अभी कहा कि दुनिया के मॉडल फेल हो रहे हैं और नए मॉडल की जरूरत है। कोई नए मॉडल की जरूरत नहीं है। ये देश हजारों साल से एक मॉडल पर चल रहा है और इसका कोई लंबा चौड़ा आर्थिक विकास का और अर्थतंत्र के विकास का मॉडल का कोई बड़ा थ्योरी नहीं है। अगर मूल इकाई देश की और अर्थतंत्र की समृद्धि हो, रोजगारी युक्त हो और संतुष्ट हो, तो वो इकोनॉमिकल मॉडल कभी फेल नहीं हो सकता। देश के अर्थतंत्र की और देश की मूल इकाई व्यक्ति है। अभी जो पूरी दुनिया में असमंजस दिख रही है, इसका मूल कारण है कि जीडीपी और जीडीएसपी के आधार पर अर्थतंत्रों की नींव डाली गई। उसमें व्यक्ति, नागरिक, उसका रोजगार, उसकी संतुष्टि, उसका साथ में सुख, उसको साइड पर रखकर काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में हम विश्व के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनकर उभर आएंगे और मुझे विश्वास है हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ 130 करोड़, 140 करोड़ नागरिकों के सम विकास की भी जिम्मेदारी भारत की है। सबका सामूहिकता के साथ विकास हो, सबका सम विकास हो और सबके विकास के माध्यम से देश का विकास हो, ऐसा मॉडल बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है, भारत का मूल विचार है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के लगभग 75 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्रालय जब बना तब सहकारिता क्षेत्र
एक प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहा था। हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं कि 4 साल में क्या हुआ है, तो सबसे पहला 4 साल में बाकी बहुत सारी सिद्धियां हैं। सुरेश प्रभु जी और मेरे सामने जो बैठे हैं वो सभी लोग अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन भी कर सकते, बता भी सकते, मगर सबसे पहली सिद्धि है आज देश का एक छोटे से छोटे सहकारी इकाई का मेंबर गर्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया है। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। ये 4 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र समानता के आधार पर, कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट की समानता के आधार पर हर पैमाने पर खड़ा है। और जब मैं कहता हूं कि समानता के आधार पर खड़ा है, तब प्रायोरिटी की दृष्टि से, टैक्सेशन की दृष्टि से और विकास के लिए उपलब्ध फंड की दृष्टि से, सभी दृष्टि से कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट के साथ समानता के आधार पर। और एक जमाने में कुछ साल पहले 2020 में ही अगर कोई देख लेता तो बहुत सारे अर्थतंत्र के जानकार लोगों ने इसको एक डाइंग सेक्टर डिक्लेयर कर दिया था। आज वही लोग मुझे मिलते हैं और मेरे अलावे जिन जिन को मिलते हैं वो कहते हैं इसका भी एक फ्यूचर है। मगर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सवाल है और विशेषकर 80 करोड़ लोग जो विकास की रेस में पीछे पड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनके लिए मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं, इसका भी फ्यूचर नहीं है, इसका ही फ्यूचर है। और ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये 48 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें सुरेश प्रभु जी अध्यक्ष बने। उन्होंने 4 जगह क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी की, कई चुने हुए प्रतिनिधि, कोऑपरेटिव क्षेत्र के नेता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, अनेक मंत्रालय, हर प्रकार के स्टेक होल्डर से विशद चर्चा कर कर एक कोऑपरेटिव नीति बनाई है। और सारे जो सुझाव आए, लगभग 750 के आसपास सुझाव आए, मुझे जो मिले हैं उसको मिलाकर उसमें 17 बैठकें हुई और फिर आरबीआई और नाबार्ड के साथ भी परामर्श हुआ और ये नीति बनी है। आज मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बने बहुत महत्वपूर्ण है, बनना ही चाहिए, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ 130 करोड़ लोगों के विकास की चिंता भी होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि 130 करोड़ लोगों को साथ में रखकर देश के अर्थतंत्र का विकास करने की क्षमता केवल और केवल सहकारिता क्षेत्र में। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को एक 10 साल के अंदर घर दे दिया, घर में बिजली दे दी, घर में गैस का सिलेंडर दे दिया, शौचालय दे दिया, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त दे दिया, 5 लाख तक का इलाज का सारा खर्चा दे दिया। अब ये 80 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब हम करें क्या, क्योंकि 10 साल पहले पूरा जीवन जो मेहनत, पूरा दिन जो मेहनत करते थे, ये चीजों के लिए करते थे। एक सरकार ने उनको 10 ही साल में सारा दे दिया। मैं तो गांव देहातों में घूमने वाला आदमी हूं, देश भर में घूमने वाला। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा है, भाई हमारे पास 8 पीढ़ी के बाद हमारा खुद का घर आया है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पहली बार बिजली आई, नल आया है। गैस का सिलेंडर 12 करोड़ लोगों के घर में पहली बार आया है। वो हजम ही नहीं कर पा रहे। अब मैं करूं क्या? एक बड़ा वैक्यूम उसके जीवन में खड़ा हो गया। अब वो इससे आगे बढ़ना चाहता है। वो अपनी बच्ची के लिए स्कूटी लाना चाहता है, अपने घर में छोटा सा एयर कूलर लाना चाहता है, एक इस्त्री लाना चाहता है अपने कपड़ों को ठीक ठाक करने के लिए। मगर वो मेहनत करना चाहता है, उसके पास पूंजी नहीं है।
तो छोटी छोटी पूंजी वाले अनेक लोगों को मिलाकर बड़ी पूंजी बनाकर एक उद्यम स्थापित करने की क्षमता केवल और केवल कोऑपरेटिव में है और कहीं नहीं है। और इसीलिए कोऑपरेटिव नीति बनाते वक्त बहुत ध्यान रखा गया है कि नीति का केंद्र बिंदु वो व्यक्ति होगा, 130 करोड़ लोग होंगे, वो गांव होगा, हमारा एग्रीकल्चर होगा, गांव की महिला होगी, दलित होगा, आदिवासी होगा। और इसी को दृष्टिगत रखकर इन नीति का निर्माण किया गया है। इसका विजन एक वाक्य में कहे तो सहकार के समृद्धि के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनाना, उसका मिशन प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और तकनीक से युक्त, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से सफल छोटी छोटी कोऑपरेटिव इकाइयों को बढ़ाना और हर गांव में एक कोऑपरेटिव कम से कम करना। ये लक्ष्य के साथ आज हम आगे बढ़े हैं और ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए 6 स्तंभ, 6 पिल्लर तय किए गए। नींव का सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्र पर जो इकाइयां कोऑपरेटिव का काम कर रही है उसको मजबूत करना, कानून में लचीलापन लाकर अगर इकाई फेल कर जाती है तो लिक्विडेशन में ले जाकर नई इकाई रजिस्टर करना। एक भी गांव ऐसा ना हो, पंचायत ऐसी ना हो जहां पर कोऑपरेटिव की उपस्थिति न हो। जीवंतता प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर, गतिशील और मजबूत कोऑपरेटिव इकोसिस्टम बनाकर हर इकाई को लाइव इकाई बनाने का प्रयास करना। हमारी जो सहकारी समितियां हैं, चाहे ग्रामीण स्तर पर काम करती है, तहसील स्तर पर काम करती है, जिले स्तर पर काम करती है, स्टेट या अखिल भारतीय स्तर पर काम करती है, वो सारी समितियों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना और समावेशिता को बढ़ावा देना, मेंबर्स का, समितियों को भी बढ़ाना और समितियों के मेंबर्स को भी बढ़ाना। नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव का प्रवेश कराकर कई सारे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की भावना के साथ काम करने की नई शुरुआत करना। हेल्थ में थोड़ा बहुत काम हो रहा था मगर अब ज्यादा काम होगा। टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी तक का बारीक प्लानिंग हमारे मंत्रालय ने किया है और टैक्सी और इंश्योरेंस में तो हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी शुरुआत के साथ बाहर आएंगे। एक प्रकार से नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की एंट्री मतलब सफल कोऑपरेटिव इकाइयां इकट्ठा होकर एक कोऑपरेटिव बनाएगी जो नए क्षेत्र में कोऑपरेटिव की शुरुआत करेगी। उसका जो मुनाफा होगा वो इकाइयों के माध्यम से अंततोगत्वा पैक्स के मेंबर तक पहुंचेगा। इस प्रकार की एक बड़ी इकोसिस्टम तैयार करना और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी कोऑपरेटिव एक बहुत अच्छा जरिया है देश के विकास का, ऐसी श्रद्धा खड़ी करना। अभी कहा कि कोऑपरेटिव को अब सम्मान मिला है। मैं आज आप सबके सामने हूं तब भी मैं कहना चाहता हूं कि सम्मान उसी को मिलता है जो सहायता नहीं मांगता है। कोई इकाई ऐसी न हो जिसको सहायता की जरूरत हो। सेक्टर को सहायता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार तैयार है, 24 घंटे तैयार है, मगर इकाइयों ने अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आगे बात करूंगा जब अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की बात आएगी तब। इसके अंदर हमने 83 जगह इंटरवेंशन के पॉइंट्स तय किए, 83 हस्तक्षेप के बिंदु तय किए हैं। और सुरेश प्रभु जी ने जैसे कहा, प्रभु जी जो जो चर्चा होती थी ये बीच बीच में बताते जाते थे, तो हमने
पॉलिसी आने का राह नहीं देखा। 83 बिंदुओं में से 58 बिंदुओं पर काम हो चुका है और 3 पॉइंट हमारे पूरे भी हो चुके। कार्य प्रगति पर है 58 का, 3 बिंदु पूरे हो चुके हैं, 2 बिंदु ऐसे हैं जो निरंतर चलने वाले हैं, मतलब सातत्यपूर्ण तरीके से चलाने पड़ेगा, और 22 बिंदु पर अब नई शुरुआत होगी। तो ऐसे 83 बिंदुओं पर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और मित्रों, सहकारी नीति जो है, इससे होगा क्या? निश्चित रूप से इस नीति को बारीकी से सभी राज्य जब इंप्लीमेंट करेंगे, तब एक समावेशी, सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर और भविष्य केंद्रित, फ्यूचरिस्टिक एक मॉडल बनेगा जो इस देश की कोऑपरेटिव को नया स्वरूप देने का काम करेगा। 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश के जीडीपी में योगदान 3 गुना बढ़ाने का काम हम करने वाले हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है, मुझे मालूम है, मगर हमने इसकी ठीक से तैयारी करी है। 50 करोड़ नागरिक जो एक्टिव मेंबर नहीं है या तो मेंबर ही नहीं है, ऐसे 50 करोड़ नागरिकों को एक्टिव मेंबर कोऑपरेटिव सेक्टर का बनाने का भी लक्ष्य रखा है। समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि हम करेंगे, मतलब 8,30,000 है, इसमें 30% की वृद्धि हम करेंगे। हर पंचायत में एक प्राथमिक कोऑपरेटिव होगी, मतलब पैक्स जरूरी नहीं है, प्राथमिक डेयरी होगी, प्राथमिक मछुआरा समिति होगी, प्राथमिक मल्टीपर्पज पैक्स भी हो सकता है, प्राथमिक पैक्स भी हो सकता है। और इसके माध्यम से जो युवा काम कर सकता है, इसकी रोजगारी भी बढ़ाना। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, वित्तीय स्थायित्व और संस्थागत विश्वास, इसको हर इकाई बढ़ाए, इसके लिए एक क्लस्टर भी बनाएंगे और मॉनिटरिंग सिस्टम भी हम बनाने वाले हैं। और मॉडल सहकारी गांव मेरे मत क्षेत्र में सबसे पहले एक शुरू हुआ है, नाबार्ड का इनिशिएटिव है। ये मॉडल सहकारी गांव जो बने हैं, इसके एक्सपीरियंस का अनुभव कर कोऑपरेटिव सेक्टर, जीएससी बैंकों, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से हर तहसील में 5 मॉडल कोऑपरेटिव गांव खड़ा करने का हम प्रयास करेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 के जरिए महिलाओं की सहभागिता को हम इसके साथ जोड़ेंगे। और मैं विश्वास से बता सकता हूं मित्रों कि सारी चीजों को हम 2 समितियों के माध्यम से जमीन पर उतारने का रोड मैप बनने के बाद ही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। पर प्रभु साहब का स्वभाव अच्छा बोलने का है, मगर ऊपर अकेले में मुझे पूछा कि 8 माह से दे दिया है, क्यों घोषित नहीं हो रहा है? मगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी जब तक न हो, तब तक घोषित न करना ये सहकारिता मंत्रालय के लिए बहुत जरूरी था। आज मैं कह सकता हूं कि सहकारिता मंत्रालय मोदी जी के नेतृत्व में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है और हम इसको जमीन पर उतारेंगे। मित्रों, 2 दशक में टेक्नोलॉजी वो हर छोटे इकाई तक पहुंचे और सामाजिक और आर्थिक ढांचा जो गांव का है उसमें बड़ा परिवर्तन लाए, इस प्रकार का भी इसके अंदर तत्व हमने डाला है। कंप्यूटरीकरण के माध्यम से पूरी कामकाज का तरीका हम बदलेंगे, पारदर्शिता लाने में भी सहायता होगी और क्षमता वृद्धि भी होगी। सहकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्थायित्व और पारदर्शिता और चुनौतियों का मुकाबला करने का लचीलापन, इस सभी को हम
एक प्रकार के मॉनिटरिंग के माध्यम से नीचे तक पहुंचाएंगे और हर 10 साल में कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए भी हम इसके अंदर व्यवस्था करने वाले हैं। क्योंकि कानून जब देश बदलता है तो हर सेक्टर को चलाने के लिए नियम भी बदलने पड़ते हैं और कानून भी बदलना पड़ता है। और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ग्रामीण इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और देश के गरीब को इसके माध्यम से देश के अर्थतंत्र का बहुत विश्वसनीय हिस्सा बनाने का काम हम करेंगे। एक संतुलित सहकारी विकास, एक राज्य में कोऑपरेटिव आंदोलन अच्छा है, दूसरे राज्य में मध्यम है, तीसरे राज्य में जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। हर राज्य में संतुलित सहकारी विकास हो, इसका भी हमने रोड मैप बनाया है। डेटा बैंक के आधार पर ABC ग्रेडेशन कर सी के लिए क्या कार्य योजना होगी, बी के लिए क्या कार्य योजना होगी और ए, बी और सी को कैसे मजबूत करेंगे, इसकी भी हमने कार्य योजना ढंग से बनाया है। नए सेक्टर खोलने के लिए बहुत धैर्यपूर्वक हम काम कर रहे हैं, मगर मुझे विश्वास है कई ऐसे सेक्टर में कोऑपरेटिव पहुंचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यह सहकारिता नीति एक प्रकार से दूरदृष्टिपूर्ण है, व्यवहारिक भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणामोन्मुखी है। अब इसको हमने 21वीं सदी के मध्य भाग तक की जरूरियातों को ध्यान में रखकर बनाया है। मतलब 2047 तक जब भारत की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, यही कोऑपरेटिव पॉलिसी के आधार पर हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन बढ़ेगा। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य के लिए GDP में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगारी और व्यक्ति का आत्मसम्मान, ये दोनों को भी लक्ष्य बनाया गया है। सदस्य केंद्रित मॉडल, उसको नींव बनाने का काम किया है। कोऑपरेटिव का उद्देश्य क्या होना है? सदस्य का कल्याण, मेंबर का कल्याण, ये कोऑपरेटिव का उद्देश्य होना चाहिए। इसके आधार पर इसको नींव बनाकर एक सहकारिता नीति का निर्माण किया गया है। महिला, युवा, ट्राइबल और दलित, इसकी हिस्सेदारी देश के आर्थिक विकास में बढ़ाने के लिए बहुत मौके सृजित करने पर भी ध्यान दिया गया है। और सरकारी समिति को आने वाले दिनों में कुछ ग्रुप में डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर हर एक प्रकार की सहकारी समिति का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। इनकी दृश्यता, विजिबिलिटी और इनकी पहचान, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। कोऑपरेटिव बैंकों के विकास के लिए भी ढेर सारा आयोजन सहकारिता मंत्रालय ने किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए काफी कुछ हुआ है, मगर बाकी सारे क्षेत्रों में कम हुआ है। इसका मूल कारण था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की एक प्रकार से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। बहुत साल से सवाल चल रहा था। सहकारिता मंत्रालय बनने के पहले ही फेडरेशन ने इसके लिए, रिजर्व बैंक ने इसके लिए इनिशिएटिव लिए थे, मगर मुझे आनंद है आप लोगों को कहते हुए कि इसका काम लगभग समाप्त हो चुका है और अब वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग कर इसका विस्तार करने का भी हम काम करेंगे। और कॉमर्शियल बैंकों के समकक्ष अच्छी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक खड़ी हो, कहीं पर भी दोयम दर्जे का व्यवहार न हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि हम इसको चलाने की, अच्छी तरीके से चलाने का एक तंत्र खड़ा कर चुके हैं। ग्लोबल विस्तार, वैश्विक विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच के लिए हमने एक एक्सपोर्ट की कोऑपरेटिव बनाई है। टेक्नोलॉजी के आधार पर पारदर्शी प्रबंधन करने के लिए भी
पैक्स का मॉडल बन चुका है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मॉडल बनना शुरू है। तो आने वाले दिनों में हर प्रकार की कोऑपरेटिव में टेक्नोलॉजी के आधार पर पारदर्शी प्रबंधन, इसके लिए भी हम चिंता करेंगे। पर्यावरण का स्थायित्व और चक्रीय अर्थव्यवस्था, कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बहुत 3 राज्यों में एक्सपेरिमेंट पहले 1 में चलता था, आज 3 में चलता है। बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं और विश्वसनीयता बढ़ी है। अब काफी सारी सरकारी योजनाओं में हम कोऑपरेटिव को जब इंक्लूड करेंगे तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट से परिणाम मिलने की शुरुआत होगी। और एक ऐसा कोऑपरेटिव सेक्टर बनाना है जिसमें युवा अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेकर कोऑपरेटिव को अपने करियर बनाए, ऐसा एक विश्वसनीय कोऑपरेटिव मॉडल इस देश में खड़ा करने का हमारा लक्ष्य है। मित्रों, मैं इतना कह सकता हूं कि ये नीति, सहकारिता नीति को जब कोई पढ़ेगा तो प्रथम दृष्टया इसको लगेगा इसमें नया क्या है। बहुत सरल भाषा में, सादी भाषा में बनाई गई है, मगर मेरा आपसे आग्रह है कि इसके मूल तत्व को पकड़िएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर की सारी समस्याओं का समाधान, आने वाले 25 सालों तक कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास और कोऑपरेटिव सेक्टर को अर्थतंत्र के विकास के लिए जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है, सभी सेक्टरों के समकक्ष खड़ा करने की क्षमता, ये क्षमता की निर्मिति ये कोऑपरेटिव पॉलिसी के अंदर है। ढेर सारा काम हमारा समाप्त हो चुका है। देश भर का राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बन चुका है। अब ये डेटाबेस का अपडेट करने का काम भी 2-3 महीनों में जिला स्तर से, तालुका स्तर से शुरू हो जाएगा। इसका जियो मैपिंग भी शुरू हो चुका है। पैक्स को लिए कॉमन बायलॉज बनाना बहुत सरल था, मगर देश भर के पैक्स इसको एडॉप्ट करे, सभी राज्य इसको अडेप्ट करे, बहुत कठिन था। मगर आज मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताता हूं, सभी राज्यों ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया है विदाउट एनी पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अब तक लगभग 45,000 नई प्राइमरी सोसाइटीज जो 2 लाख बनाने से है, इसमें बनाने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। पैक्स का कॉम्पिटिकरण का काम भी समाप्त हो चुका है और 25 नए काम जो पैक्स के साथ जोड़े थे, 2 छोड़कर सब में कुछ न कुछ प्रगति होकर एक सफल मॉडल बनाने का हम काम कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अब तक 4,108 पैक्स को स्वीकृति मिल चुकी है। पेट्रोल डीजल के रिटेल आवेदन 393 पैक्स ये काम कर चुके हैं। एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी 100 से ज्यादा पैक्स कर चुके हैं। हर घर नल से जल का प्रबंधन भी मिला है। पीएम सूर्यघर योजना का काम भी पैक्स कर रहे हैं। कई सारी चीजें हमने समाप्त कर दी। इस सब के लिए एक वेल ट्रेन मैन पावर के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम भी समाप्त हो चुका है। कुछ ही दिनों में अस्थायी परिसर के अंदर हम इसका कामकाज शुरू करेंगे। सहकार टैक्सी इस साल बदलने से पहले शायद हम लेकर आ जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और जिसमें सीधा मुनाफा उसका ड्राइवर के पास जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए भी हमने भारत के लक्ष्य तय कर उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। आयकर के, इनकम टैक्स से हमारे कई सारे मुद्दे हमने रिजॉल्व कर दिए हैं। मैंने जैसा पहले कहा, सहकारिता में सरकार, ये मॉडल को हम धीरे धीरे अब सब जगह अप्लाई कर सके इतना पुख्त बना चुके हैं, मैच्योर बना चुके हैं। और कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी कई नई शुरुआतें हमने की हैं। इसके साथ साथ 3 बहुराज्यीय सहकारी समिति बनाई है, एक एक्सपोर्ट के लिए,
एक बीज के लिए और एक ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये तीनों समितियां आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे कोऑपरेटिव के आज अमूल, इफको, क्रिप्को बहुत अच्छी कोऑपरेटिव दुनिया जानती है, इसी प्रकार से तीनों समितियां आगे बढ़ेगी, इसका मुझे विश्वास है। एनसीडीसी की भूमिका भी बहुत अच्छे तरीके से हमने बढ़ाई है, आने वाले दिनों में बढ़ेगी। चीनी मिलों को आर्थिक रूप से एक प्रकार से आत्मनिर्भर करने के लिए हमने 10,000 करोड़ की सहायता की है। टैक्सेशन का 15,000 करोड़ का पुराना, सालों पुराना प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किया है और इथेनॉल के माध्यम से, और इथेनॉल को भी मल्टीपर्पज बना, इथेनॉल के संयंत्र को मल्टीपर्पज बनाकर हम इसमें भी अब आगे बढ़ रहे हैं। श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा पिलर बनने वाला है और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत प्रमुखता से हम करने में आगे बढ़े हैं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ सहकारी मंत्रालय की रचना की। उसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना था, विकास को, डेवलपमेंट को सर्वस्पर्शीय, देश के हर कोने को छूने वाला विकास और सर्वसमावेशी, देश के हर वर्ग को समावेश करने वाला विकास करना था। कोई डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल सफल नहीं हो सकता जिसमें देश का एक एक नागरिक इसकी चिंता न हो। तो एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास का मॉडल बनाने का काम सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिया है। मुझे विश्वास है कि आज जो कोऑपरेटिव पॉलिसी यहाँ सबके सामने रखी गई है, एक कोऑपरेटिव पॉलिसी आने वाले 25 साल के साथ लिए, मतलब देश की आजादी की शताब्दी तक ये क्षेत्र को रिलेवेंट भी बनाएगी, एक क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करने वाला क्षेत्र भी बनाएगी और एक क्षेत्र को भविष्य का क्षेत्र भी बनाएगी। इसका मुझे विश्वास है। यहाँ ढेर सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में मुझसे भी सीनियर है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी से और आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभी राज्यों को भी अनुरोध है कि राज्य भी सेक्टर वाइज और अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी के अनुसंधान में कोऑपरेटिव नीति को तैयार करें और राज्य में कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए आगे